बैक टू माय चैनल तनीषा एजुकेशनल हब एंड मैं हूं डॉक्टर श्वेता मलानी, आपकी बायोलॉजी कोच। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है द C4 पाथवे। जाहिर सी बात है, एज यू कैन सी दिस इज द 6th लेक्चर इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर का हमारा ये छठा लेक्चर है। तो जाहिर सी बात है, हम बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हैं। हम क्या पढ़ चुके हैं? 1. ओवरव्यू ऑफ फोटोसिंथेसिस, देन द 2 स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन यानी कि केल्विन साइकिल पढ़ते वक्त हमने ये चीज देखा कि उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम है वो है रुबिस्को। उसका डुअल नेचर है। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वो ऑक्सीजनेस का काम करता है एंड C2 साइकिल करता है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में वो कार्बोक्सिलेज का काम करता है और C3 साइकिल करता है। जब तक C3 साइकिल कर रहा है अच्छी बात है, क्योंकि ग्लूकोज बना रहा है विच इज अ एनर्जी गिविंग प्रोडक्ट फॉर अस। बट C2 साइकिल इज अ कंप्लीटली वेस्टफुल प्रोसेस। उसमें बहुत ज्यादा वेस्टेज है। उस वेस्टेज से कैसे बचा जाए, मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था। उसके लिए जो प्रोसेस नेचर ने इवॉल्व किया वो है C4 पाथवे। सो नाउ बिफोर वी एक्चुअली स्टार्ट टुडेज लेक्चर, मैं एक बार पिछले लेक्चर का कुछ की चीजों को आपके साथ रिवाइज करना चाहूंगी। सो जस्ट लुक एट दिस, दैट हमें पता है दैट रुबिस्को इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम। ये RUBP के साथ बोथ कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज का काम करता है। When carbon dioxide concentration is high and oxygen is low, temperature is low, it takes RUBP to a cycle called as Kelvin cycle, जिसको C3 cycle भी कहते हैं, जिसके एंड में हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट ग्लूकोज बनता है। बट अगर ऑक्सीजन एयर में ज्यादा है, CO2 कम है एंड टेम्परेचर हाई है, उस केस में this rubisco it acts as oxygenase and it actually leads to another cycle called as photorespiration, जिसको हम C2 साइकिल भी कहते हैं। ये जो फोटोरेस्पिरेशन है, इसमें एक 3 कार्बन कंपाउंड PGA बनता है एंड एक 2 कार्बन कंपाउंड फॉस्फोग्लाइकोलेट बनता है। PGA तो चला जाता है इनटू द केल्विन साइकिल, लेकिन फॉस्फोग्लाइकोलेट से वापस PGA रिकवर करने के लिए जो हम साइकिल करते हैं उसको कहते हैं C2 साइकिल। इस साइकिल के बहुत सारे डीमेरिट्स हैं। 1, इसमें 25% कार्बन डाइऑक्साइड का लॉस होता है। सेकेंड, इसमें ATP का लॉस होता है बिकॉज ATP is spent in this reaction, and third, it is very complicated. It requires 3 organelles. One is chloroplast, peroxisome and mitochondria. ठीक, तो अब इस साइकिल से कैसे बचें, C2 साइकिल से हम कैसे बचें, इसके लिए प्लांट्स ने एक तरकीब निकाली। चलिए देखते हैं वो तरकीब क्या है, and that can be known only through your the C4 cycle, जिसको हैच एंड स्लैक साइकिल भी कहते हैं। इससे पहले मैं आपको हैच एंड स्लैक साइकिल पूरी डिटेल में पढ़ाऊं, मैं चाहती हूं कि आप कुछ चीजों को यहां पर देखो। मैंने यहां पर एक प्लांट बनाया एंड दिस इज द लीफ ऑफ द प्लांट। द ग्रीन पार्ट यहाँ पर लीफ ऑफ द प्लांट है। अच्छा देखिए, इस पूरे प्रॉब्लम की जड़ कौन है, पहले ये समझ लो तो आपका पूरा प्रोसेस आसान हो जाएगा। इस पूरे प्रॉब्लम की जड़ है डुअल नेचर ऑफ रुबिस्को। पूरे प्रॉब्लम का जड़ है रुबिस्को। अगर रुबिस्को को कार्बन डाइऑक्साइड जब तक मिलते रहता है वो ठीक है, कार्बोक्सिलेज का काम करता है, C3 साइकिल करता है। गड़बड़ तब होती है जब उसको ऑक्सीजन मिलता है, तब वो C2 साइकिल करता है, विच इज अ वेरी हाईली वेस्टफुल प्रोसेस। तो सारा प्रॉब्लम कहाँ है? रुबिस्को एंड जब उसको रुबिस्को को ऑक्सीजन मिलता है। ठीक है, तो अब देखते हैं नॉर्मल प्रोसेस में क्या होता है। जस्ट लुक एट दिस डायग्राम, यू विल अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ थिंग्स। ये मेरा प्लांट है, ये इसका लीफ है। हमने लीफ का सेक्शन काटा, एक नॉर्मल लीफ का सेक्शन हम बता रहे। तो यू नो दैट दिस इज योर अपर एपिडर्मिस, यू नो इट वेरी वेल। यू नो दैट दिस इज योर लोअर एपिडर्मिस, जिसमें आपका दिस इज योर स्टोमाटा। ठीक है, जिसमें आपके अपर्चर्स कॉल्ड एज स्टोमाटा प्रेजेंट होते हैं। आपको पता है ये बीच वाला रीजन को हम कहते हैं मीजोफिल, एंड दिस मीजोफिल इज बेसिकली डिस्टिंग्विश्ड इनटू दिस पार्ट इज कॉल्ड एज पैलिसेड पैरेन्काइमा एंड दिस वन इज कॉल्ड एज स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। ये आपके सेल्स हैं। अच्छा, ये जो मीजोफिल के सेल्स हैं जिसको हम कहते हैं मीजोफिल, यहाँ पे मैं लिखी दूं, जो मीजोफिल के सेल्स हैं, अगर हम एक सेल को निकालें तो इस मीजोफिल सेल के अंदर में यू गेट डिस्टिंक्ट ऑर्गेनील्स। ये डिस्टिंक्ट ऑर्गेनील्स को हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो मैंने यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट बाहर निकाला। अच्छा, इस क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है? नाउ लुक एट दिस, यू हैव दिस पार्ट विच इज कॉल्ड एज द ग्राना। जो स्टैक पार्ट है इसको हम लोग कहते हैं ग्राना, और ये जो लिक्विड पार्ट है इसको हम लोग कहते हैं स्ट्रोमा।
वेरी गुड। अच्छा, ग्राना में क्या होता है? लाइट रिएक्शन होता है। तो चलिए हमने यहाँ पर एक थाइलाकॉइड निकाला और ग्राना में होता है लाइट रिएक्शन, और लाइट रिएक्शन में क्या प्रोड्यूस होता है? ऑक्सीजन। ठीक है, एंड दिस इज अ स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में क्या होता है? डार्क रिएक्शन, जिसका सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम है रुबिस्को। अब होता क्या है, ये जो ग्राना में लाइट रिएक्शन होता है, लाइट रिएक्शन के एंड में ऑक्सीजन बनता है। दिस ऑक्सीजन नीड्स टू डिफ्यूज आउट फ्रॉम द स्टोमाटा। ये ऑक्सीजन ऐसे स्टोमाटा से बाहर जाएगा। तो जब ये ऑक्सीजन स्टोमाटा से बाहर जाने के लिए निकलेगा, तो ये जब निकलेगा, तो देखिए आप यहाँ पर गौर से देखिए, जब ये ग्राना से निकलेगा तो ऑब्वियसली स्ट्रोमा से होते हुए गुजरेगा। नाउ लुक एट दिस, ये जब भी निकलेगा तो स्ट्रोमा से होते हुए गुजरेगा, और जैसे ये स्ट्रोमा से होते हुए गुजरेगा क्या होगा? ये रुबिस्को से मिलेगा। जैसे ये रुबिस्को से मिलेगा, सारा खेल यही खराब हो जाएगा। ये रुबिस्को इस ऑक्सीजन को इन्वॉल्व करके आरयूबीपी को C2 साइकिल में कन्वर्ट कर देगा, एंड एज अ रिजल्ट आपका C3 साइकिल नहीं होगा। गॉट इट? अब फिर से देखो मैं क्या बता रही हूं, ये क्लोरोप्लास्ट है। मैंने क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम यहां पर आपका बनाया। मैं थोड़ा सा एक आध चीज रब कर दूं ताकि आपको चीजें थोड़ी क्लियर दिखाई दे। ठीक है, सो ये जो है आप देख सकते हैं, दिस इज द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में आपका दिस इज ग्राना, दिस इज स्ट्रोमा। ग्राना में लाइट रिएक्शन होता है तो ऑक्सीजन बनता है, ऑक्सीजन गैस से ये स्टोमाटा से बाहर निकलेगा। ऑब्वियसली बाहर निकलने के लिए ये ग्राना से स्ट्रोमा से होता हुआ जाएगा। जैसे ये स्ट्रोमा से होते हुए जाएगा तो स्ट्रोमा में क्या प्रेजेंट है? रुबिस्को, द एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर डार्क रिएक्शन। ये रुबिस्को के सामने जैसे ही ऑक्सीजन आएगा, व्हाट विल हैपन? दिस ऑक्सीजन, दिस रुबिस्को विल ट्रिगर दिस ऑक्सीजन, मतलब ये ऑक्सीजनेस का काम करेगा और ये आरयूबीपी को कन्वर्ट कर देगा फॉर अ साइकिल कॉल्ड एज C2 साइकिल, जो हाईली वेस्टफुल प्रोसेस है। अब करें क्या भैया? ऑक्सीजन तो गैस है, इसको तो बाहर निकलना ही है। निकलेगा तो ऑब्वियसली ये क्या होगा? स्ट्रोमा से होकर गुजरेगा ही। स्ट्रोमा में रुबिस्को है और सारा काम खराब कौन करता है? रुबिस्को तब करता है जब वो ऑक्सीजन से मिलता है। तो प्रॉब्लम समझ में आ गई? ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। एग्जांपल ये कि आप अपने रूम में जब तक रहते हैं आप बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका रूम है, स्टडी रूम है, आप जब तक उस स्टडी रूम में पढ़ते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पूरा मन लगाकर पढ़ते हैं। अब आप जब किचन जाते हैं पानी पीने, भैया आप इंसान हैं, आपको प्यास लगेगी, आपको पानी लेने किचन जाना है। तो जब आप अपने स्टडी रूम से किचन के लिए जाते हैं तो आपको ड्राइंग रूम से होकर जाना पड़ता है, और जैसे आप ड्राइंग रूम से गुजर रहे होते हैं, ड्राइंग रूम में टीवी चल रहा होता है, तो आपका एक टेंडेंसी क्या होता है? अरे टीवी चल रहा है, आप 5 मिनट 10 मिनट आधे घंटे वहां टीवी देखने बैठ जाते हैं और पता चलता है कि आपकी पढ़ाई का 1 घंटा वेस्ट हो गया। लेकिन करें क्या? जब तक आप रूम में बहुत अच्छे से पानी पीने जब जाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? भैया सीधे किचन जाओ पानी लेकर आओ ना, नहीं, लेकिन किचन का रास्ता कहां से होकर जाता है? ड्राइंग रूम से होकर जाता है, और ड्राइंग रूम में टीवी है, वहां हमेशा टीवी चलता है। आप जैसे ही टीवी के सामने आते हैं सारा काम खराब हो जाता है, वहां बैठ के देखना स्टार्ट कर देते, आपका टाइम वेस्ट हो जाता है। वैसे ही यहां पर भी बात है। मानते हैं हम ऑक्सीजन बनता कहाँ है? ग्राना में बनता है। निकलना कहाँ है? स्टोमाटा से बाहर निकलना है, लेकिन निकलने के रास्ते में ये ड्राइंग रूम पड़ जाता है, स्ट्रोमा पड़ जाता है, जहां रुबिस्को नाम का टीवी है, और यहां पर ये ऑक्सीजन फंस के रह जाता है, जिसकी वजह से आरयूबीपी C3 साइकिल की जगह कौन से साइकिल में चला जाता है? C2 साइकिल में चला जाता है। ठीक, तो अब इसको कैसे रोकें? हमारे पास 2 ही उपाय है इस पूरी चीज को रोकने के लिए। क्या उपाय? पहला बात सुनिए, अगर हम किसी तरह से इस रुबिस्को को हम ऑक्सीजन से मिलने न दें, ठीक है, हमारे पास 2 ही उपाय है। 1, let us not allow Rubisco to meet oxygen, not meet oxygen। अगर रुबिस्को ऑक्सीजन को मीट नहीं करेगा तो न ऑक्सीजन से मिलेगा, न ऑक्सीजनेस का काम करेगा, और न C2 साइकिल होगा। ठीक है, तो C2 साइकिल रोकने का इकलौता तरीका है भैया, जैसे भी हो रुबिस्को और ऑक्सीजन ना मिले, आप टीवी के चक्कर में ना पड़े। उसका एक ही रास्ता क्या है? आप किसी तरह से टीवी को देखें ना, कोई ऐसा दूसरा रास्ता बना दिया जाए ताकि आपको टीवी दिखे ही ना आपको टीवी दिखेगा ना आपका टाइम वेस्ट होगा। ठीक, और दूसरा उपाय क्या है? इस रुबिस्को के चारों तरफ CO2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दो।
इतना इंक्रीज कर दो CO2 का कॉन्सेंट्रेशन कि ये बाध्य हो जाए C3 साइकिल करने के लिए। इसके चारों तरफ इतना CO2 बढ़ा दो, इतना CO2 बढ़ा दो कि ये कार्बोक्सिलेज का काम करने के लिए बाध्य हो जाए। एक तो हम इसे ऑक्सीजन से मिलने नहीं दे रहे, दूसरा इतना ज्यादा CO2 का कॉन्सेंट्रेशन कर दिए कि ये C3 साइकिल ही करेगा। हम दो चीज कर रहे हैं, एक तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके सामने से टीवी ना गुजरे, आप जहां से भी गुजरे वहां टीवी ना हो, और दूसरा हम आपको इतने ज्यादा इंटरेस्टिंग बुक से घेर दें कि आपको फिर पढ़ने के अलावा किसी और काम में मन न लगे। यही एक ऑप्शन है। ठीक, तो मैंने जो बताया एक बार मैं फिर से समराइज कर दूं। अब ये दोनों को हम कैसे अचीव करते हैं वही हम आपको आगे पढ़ाएंगे। दो अचीवमेंट क्या है, पहला हम कोशिश करेंगे रुबिस्को ऑक्सीजन से मिले ही ना, और दूसरा अचीवमेंट क्या है, उसके चारों तरफ इतना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड कर देंगे कि वो कार्बोक्सिलेज का काम करेगा, जिसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ C3 साइकिल करेगा, C2 साइकिल नहीं करेगा। आई होप आपको समझ में आ गया। तो पहला हमारा एम क्या है, रुबिस्को और ऑक्सीजन को मिलने ना दिया जाए, रुबिस्को को ऑक्सीजन से मिलने ना दिया जाए। उसके लिए हमने पूरे लीफ की एनाटॉमी चेंज कर दी, इंटरनल स्ट्रक्चर पूरा लीफ का चेंज कर दिया। ये नॉर्मल लीफ है जो मैंने आपको भी दिखाया था। इस लीफ में अगर आप देखोगे तो ये जो मीजोफिल लेयर है ये दो तरह के सेल्स में बटा हुआ है। दिस इज कॉल्ड एज द पैलिसेड्स पैरेन्काइमा एंड दिस इज कॉल्ड द स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। ठीक है, इसके अलावा इसमें बहुत सारे एयर स्पेसेस है। ठीक है, इसमें बहुत सारे एयर स्पेसेस है। अगर इन सारे सेल्स को आप गौर से देखेंगे तो ये जो ग्रीन वाला पार्ट है दिस इज योर क्लोरोप्लास्ट। इस क्लोरोप्लास्ट में ग्राना है एंड स्ट्रोमा है। ग्राना में ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है, स्ट्रोमा में रुबिस्को है। ठीक, तो जब ये ऑक्सीजन स्ट्रोमा से पास करता है तो ये ऑक्सीजन की वजह से ये रुबिस्को RUBP को किस साइकिल में ले जाता है, C2 साइकिल में ले जाता है। ये मेरे प्रॉब्लम की जड़ है, मैंने इसको फिर से बना दिया। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए कि रुबिस्को और ऑक्सीजन आपस में न मिले, हमने लीफ की एनाटॉमी चेंज कर दी। दोनों लीफ को थोड़ा सा गौर से देखो, यहां पर भी है अपर एपिडर्मिस लोअर एपिडर्मिस, बट यहां एक मेजर डिफरेंस ये कि इसका मीजोफिल डिफरेंशिएटेड था into palisades parenchyma. This is called as palisade parenchyma and this part is called as spongy parenchyma and spongy parenchyma में बहुत सारे air spaces है। ऐसा distinction of mesophil into these two layers यहाँ खत्म है। आप देखो यहाँ पर क्या है, अच्छा और यहाँ बीच में क्या है, देखो बेटा ये जो बीच में है ना, these are your bundle sheath cells. These are your bundle sheath cells जिसके अंदर में वैस्कुलर बंडल है, जाइलम एंड फ्लूइड। ठीक है, अब देखो ये स्ट्रक्चर क्या है, बंडल शीट तो यहां पर भी है, देखो दिस इज योर बंडल शीट, जस्ट सी दिस, यहां पर भी आपका बंडल शीट है, बंडल शीट तो अभी भी है आपका बेटा। ठीक, अब यहां पर क्या है, जाइलम एंड फ्लोएम भी है, लेकिन मीजोफिल सेल दो तरह के सेल में डिस्टिंग्विश नहीं है, यहां सारे सेल्स एक जैसे। देखिए all cells are of one type. It is not distinguished into palisade parenchyma and spongy parenchyma. ये पहला चीज हम चाहते हैं आप नोटिस करो। दूसरी बात, यहां पर इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं है, ये तो छोड़ दो, ये तो स्टोमाटा है, इसको छोड़ दो, ये तो स्टोमाटल स्पेस है। बाकी सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट है, यहां देखिए अबंडेंट इंटरसेलुलर स्पेस है। ये दो चेंजेस हमने किए। थर्ड, this leaf is normally a monocot leaf. यहाँ पर stomata is equal on both the surfaces. Normally dicot leaf में stomata ज्यादा नीचे की तरफ होता है, ठीक, ताकि सनलाइट ऊपर की तरफ पड़े एंड वाटर का लॉस कम हो। लेकिन मोनोकॉट लीव्स ऐसे खड़े होते हैं, द अमाउंट ऑफ स्टोमाटा ऑन बोथ द साइड्स इज सेम, तो यहाँ पर भी स्टोमाटा इज सेम ऑन बोथ द सर्फेसेस, जबकि इस लीफ में स्टोमाटा वाज प्रेजेंट ऑन द लोअर सरफेस। दैट मींस यहाँ पर दोनों लीफ में तीन डिफरेंसेस होते हैं। चलिए मैं एक बार तीनों डिफरेंसेस को फिर से आपको बता दूं और यहां लिख भी दूं। द फर्स्ट डिफरेंस इज, यहां पर मीजोफिल इज नॉट डिफरेंशिएटेड, तो मीजोफिल इज not differentiated into spongy parenchyma and palisade differentiated into palisade and spongy parenchyma. Second, यहाँ पर दूसरा डिफरेंस ये है
कि the stomata is equally distributed on both the surface. Stomata equal distribution on, मैं शॉर्टकट में लिख रही हूं, बोथ सरफेसेस. ये दूसरा डिफरेंस है दोनों लीफ में, ठीक है, ये डिफरेंशिएटेड होगा TED. और थर्ड डिफरेंस अभी अभी मैंने आपको क्या बताया कि यहां पर इंटरसेलुलर स्पेसेस एब्सेंट है. ठीक, लीफ में इंटरसेलुलर स्पेस इज एब्सेंट. अब आपके मन में सवाल ये उठ रहा है, इंटरसेलुलर स्पेस इज एब्सेंट. अब आपके मन में क्या चल रहा है मुझे पता है. आपके मन में अब ये चल रहा है, मैम ये 3 चेंजेस से हम C2 साइकिल को कैसे रोक सकते हैं. तो भैया आप याद करो, अभी हम पढ़ क्या रहे हैं, हमारा पहला एम क्या है, रुबिस्को को ऑक्सीजन से ना मिलने दिया जाए, इसको ऑक्सीजन से मिलने ना दिया जाए, ये हमारा पहला एम है. ठीक, दूसरा एम है, इसको कार्बन डाइऑक्साइड से कॉन्सेंट्रेट करेंगे, इसको ऑक्सीजन से ना मिलने दिया जाए. उसके लिए हमने लीफ की एनाटॉमी चेंज की. इस एनाटॉमी को चेंज करने से क्या हुआ देखो, अब इसमें 2 तरह के क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं. आपने एक चीज क्या देखा था, क्लोरोप्लास्ट में ग्राना में होता है लाइट रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है, एंड स्ट्रोमा में होता है आपका डार्क रिएक्शन जिससे रुबिस्को प्रेजेंट होता है. हमने क्या किया, ऑक्सीजन बनने का सेल अलग कर दिया और रुबिस्को का जगह अलग कर दिया. जब तक ये दोनों सेम सेल में हो रहे थे, दैट मीन सेम सेल में लाइट रिएक्शन हो रहा है, डार्क रिएक्शन हो रहा है, तो लाइट रिएक्शन का ऑक्सीजन रुबिस्को से होकर मिलता था. अब हमने क्या किया भैया, हमने 2 अलग तरह का क्लोरोप्लास्ट बना दिया. एक क्लोरोप्लास्ट में केवल ग्राना है, स्ट्रोमा नहीं है, तो ऑब्वियसली इसमें केवल लाइट रिएक्शन होगा और ऑक्सीजन बनेगा. और एक ऐसा बना दिया क्लोरोप्लास्ट जिसमें ग्राना है नहीं, स्ट्रोमा है, यानी कि इसमें क्या प्रेजेंट है, रुबिस्को प्रेजेंट है जो डार्क रिएक्शन करेगा. ठीक, अब ऑक्सीजन अलग सेल में बन रहा है, रुबिस्को का काम अलग सेल में. अगर दोनों 2 अलग सेल में होंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा, दोनों के मिलने की चांसेस कम हो जाएंगे. कहने का मतलब ये कि हमने क्या किया, आपका स्टडी रूम एक अलग, आपके घर में बगल बगल में 2 फ्लैट है, आपका स्टडी रूम मैंने इस फ्लैट में कर दिया और टीवी रूम मैंने इस फ्लैट में कर दिया, सच दैट इस फ्लैट में आपका है ही नहीं टीवी रूम. आप जब भी किचन जाओ, टॉयलेट जाओ, बाथरूम जाओ, आपके सामने टीवी आना ही नहीं है. और जिस रूम में टीवी रूम है, जिस घर में टीवी रूम है, उस घर में आपका स्टडी टेबल नहीं है, आपके स्टडी करने का जगह नहीं है. हमने भी यहां पर क्या किया, रुबिस्को और ऑक्सीजन दोनों अलग कर दिया, यानी कि हमने यहाँ पर 2 तरह के क्लोरोप्लास्ट बनाए. ये 2 तरह के क्लोरोप्लास्ट क्या है, ये जानने के लिए मैं एक बार यहाँ का आई एम गोइंग टू यूज द पेन्स वंस अगेन. एक बार फिर से देखो हमने क्या किया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी क्रूशियल टू योर अंडरस्टैंडिंग. ये जो बंडल शीट है ना बेटा, नॉर्मली बंडल शीट सेल्स में क्लोरोफिल नहीं होता, याद रखना. नॉर्मल लीव्स में ये बंडल शीट सेल में क्लोरोफिल नहीं होता, ये फोटोसिंथेसिस नहीं करता नॉर्मल सेल्स में. मैं फिर बता दूं, ध्यान से सुनो, फर्स्ट टाइम है इसीलिए मैं आपको बता रही हूं. ये जो नॉर्मल आपका लीफ है, ठीक है, जो नॉर्मल लीफ है, नॉर्मल सेल नहीं, जो नॉर्मल लीफ है, इस नॉर्मल लीफ में ये जो बंडल शीट है इसमें क्लोरोफिल नहीं होता, ये फोटोसिंथेसिस नहीं करता. ठीक, लेकिन हमने C4 प्लांट्स के लीव्स में, यानी कि जो लीफ में मॉडिफिकेशन की है, जिसके बाद वो C4 साइकिल करेगा, जिसकी वजह से फोटो रेस्पिरेशन नहीं होगा, उन प्लांट्स में हमने बंडल शीट सेल को क्लोरेनकाइमाटस बना दिया. क्लोरेनकाइमा मीन्स जब पैरेनकाइमा में क्लोरोफिल होता है तो उसको हम लोग क्लोरेनकाइमा कहते हैं. दैट मीन्स दे कंटेन क्लोरोफिल. ठीक है, इस बंडल शीट सेल में क्लोरोफिल होता है. ये क्लोरोफिल जो होता है, दिस इज ग्रानल, दिस इज योर ए ग्रैनल क्लोरोफिल. ठीक है, इसके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट सेल्स होता है, दिस इज ए ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट. नाउ व्हाट डू आई मीन बाय अ ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट, इसमें ग्राना होता ही नहीं है, इसमें केवल स्ट्रोमा होता है. इसमें केवल स्ट्रोमा होता है, इसका मतलब यहां पर क्या है, यहां आपका रुबिस्को प्रेजेंट है. ठीक, ये रुबिस्को क्या करेगा, आपका डार्क रिएक्शन करेगा, यानी कि डार्क रिएक्शन का सारा सामान इस वाले क्लोरोप्लास्ट में है. इस क्लोरोप्लास्ट में हमने ग्राना हटा दिया. और ये जो मीजोफिल सेल्स है ना बेटा, ये जो बाहर वाली मीजोफिल सेल्स हैं, उनका क्लोरोप्लास्ट कैसा है, ग्रानल है. ग्रानल है मतलब ये क्लोरेनकाइमा आपका यहां लिखना था, ये क्लोरेनकाइमा यहां लिखना है. यहां इसलिए लिखना है क्योंकि बंडल शीट के सेल्स
में क्लोरेनकाइमा होता है, राइट इसमें क्लोरेन CHYMA क्लोरेनकाइमा होता है, यानी कि क्लोरोफिल होता है। और ये इसके क्लोरोप्लास्ट कैसे होते हैं, अग्रैनल होते हैं, उसमें ग्राना नहीं है, केवल स्ट्रोमा है, केवल इसमें रुबिस्को पाया जाता है जो केवल डार्क रिएक्शन कर सकता है। अब आ जाओ, ये जो बाहर वाले सेल है जो मीजोफिल सेल्स हम कहते हैं, ये मीजोफिल सेल जो बाहर वाले जितने सेल है, कलर बदल के बताऊं, ये जो बाहर वाले सेल्स हैं जिसको हम मीजोफिल सेल्स कहते हैं, दिस सेल सी ब्लू कलर से बता रही हो, ये मीजोफिल सेल्स में जो क्लोरोप्लास्ट है ये ग्रैनल है, इसमें स्ट्रोमा नहीं होता, ठीक। ग्रैनल होने की वजह से इसमें क्या होगा, लाइट रिएक्शन होगा। तो अगर इसमें लाइट रिएक्शन होगा, इसमें केवल ग्राना होता है, तो इसमें केवल लाइट रिएक्शन होगा। अगर लाइट रिएक्शन होगा तो इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेंगे, ठीक। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात को देखिए, इंटरेस्टिंग बात ये है कि बाहर वाले जितने सेल्स हैं उसके क्लोरोप्लास्ट में केवल ग्राना है, केवल लाइट रिएक्शन कर सकता है। तो ऑब्वियसली लाइट रिएक्शन में क्या बनेगा, ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन बाहर स्टोमाटा से बाहर निकल जाएगा, क्योंकि इसके दोनों सरफेस में, अपर और लोअर सरफेस में स्टोमाटा प्रेजेंट होता है, ठीक। तो अब अगर ऑक्सीजन बाहर निकल गया, अब ये वाले जो सेल है जिसको हम लोग कहते हैं कौन सा सेल, बंडल शीट सेल। बंडल शीट सेल में क्या पाया जाता है बेटा, इसमें केवल स्ट्रोमा पाया जाता है, यहाँ डार्क रिएक्शन होगा, इसमें रुबिस्को है। तो रुबिस्को यहाँ प्रेजेंट है, रुबिस्को महाराज यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ होता है आपका डार्क रिएक्शन और यहाँ होता है लाइट रिएक्शन। ऑक्सीजन बाहर से निकल गया, उसको रुबिस्को से मिलने का मौका ही नहीं मिला। अगर रुबिस्को को ऑक्सीजन से मुलाकात नहीं हुई तो ऑब्वियसली ये केवल कार्बन डाइऑक्साइड से मिल पाएगा, कार्बोक्सिलेज का काम करेगा और C3 साइकिल को करेगा। सर मैं एक बार फिर बता देते अपनी तसल्ली के लिए, फिर से देखो, मेरा पहला एम क्या है, रुबिस्को ऑक्सीजन से ना मिले, ठीक। रुबिस्को ऑक्सीजन से क्यों मिल रहा है, क्योंकि सेम सेल में, ये मेरा सेल है, उस सेल का क्लोरोप्लास्ट है, ये क्लोरोप्लास्ट है, सेम क्लोरोप्लास्ट में ग्राना और स्ट्रोमा दोनों प्रेजेंट है। तो ग्राना में जो ऑक्सीजन निकलता है जब वो स्ट्रोमा से होकर गुजरता है तो रुबिस्को से मिलता है, तो आपका C2 साइकिल करता है, ठीक। हमने सोचा इस ऑक्सीजन और रुबिस्को को आपस में मिलने नहीं देंगे, तो ऑक्सीजन कौन से रिएक्शन में बनता है, लाइट रिएक्शन। हमने क्या सोचा, लाइट रिएक्शन को अलग क्लोरोप्लास्ट में बनाएंगे, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में करेंगे, एंड रुबिस्को को हम अलग क्लोरोप्लास्ट में करेंगे, यानी कि दोनों का लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन का क्लोरोप्लास्ट ही बदल देंगे, दोनों अलग अलग क्लोरोप्लास्ट में होंगे। एक सेल में, एक सेल के क्लोरोप्लास्ट में क्या होगा, लाइट रिएक्शन, एक सेल के क्लोरोप्लास्ट में क्या होगा, डार्क रिएक्शन। अगर ऑक्सीजन और रुबिस्को दो अलग सेल में होंगे तो ऑब्वियसली इनके मिलने की चांसेस खत्म हो जाएंगे, जिसकी वजह से C2 साइकिल नहीं होगा। ये पूरी प्लानिंग को अंजाम देने के लिए हमने लीफ का स्ट्रक्चर मॉडिफाई किया। क्या क्या मॉडिफिकेशन, अगर गौर से देखोगे, पहला हमने यहाँ पर 4 मॉडिफिकेशन किया है। पहला मॉडिफिकेशन ये किया है कि मीजोफिल का डिफरेंशिएशन खत्म कर दिया। मीजोफिल अब पैलिसेड एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा में डिफरेंशिएटेड नहीं है। सेकंड, इंटरसेलुलर स्पेसेस हमने खत्म कर दिया। थर्ड, स्टोमाटा हमने दोनों साइड में अबंडन कर दिया ताकि ऊपर और नीचे से दोनों तरफ से ऑक्सीजन निकल सके। फोर्थ, ये जो बंडल शीट सेल है जो नॉर्मली, जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता, जो नॉर्मली फोटोसिंथेसिस में भाग नहीं लेते, उसको भी उसमें भी हमने क्लोरोप्लास्ट डाल दिया। अब हमने क्या किया, पांचवा अलग, यहां तो मैंने 3 पार्ट लिखा है, 4 बताया, अब पांचवा, ये जो आपके बंडल शीट सेल है इसके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है वो क्लोरोप्लास्ट में ग्राना नहीं है, केवल स्ट्रोमा है, यानी कि यहाँ केवल डार्क रिएक्शन हो सकता है, यहाँ रुबिस्को है। और ये जो मीजोफिल सेल हैं इनके जितने क्लोरोप्लास्ट है सारे के सारे क्लोरोप्लास्ट ग्रानल है, ठीक, उसमें केवल ग्राना है, यानी कि इसमें केवल लाइट रिएक्शन हो सकता है जिसमें ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा, यानी कि बाहर के सेल में ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा और लाइट रिएक्शन होगा, अंदर में डार्क रिएक्शन होगा। क्योंकि बाहर के सेल में लाइट रिएक्शन हो रहा है, ऑक्सीजन जो बनेगा, दोनों तरफ स्टोमाटा प्रेजेंट है, ये आराम से स्टोमाटा से निकल जाएगा। इसको मीजोफिल सेल से बंडल शीट सेल से कोई लेन देन नहीं है जहां पर रुबिस्को है। इस तरह से रुबिस्को और ऑक्सीजन का मिलना नहीं होगा, और अगर दोनों नहीं मिलेंगे तो C2 साइकिल नहीं हो सकता। सर नई बात, तो इसके लिए हमने पूरे लीफ की एनाटॉमी चेंज कर दी। अब जब हमने लेट मी क्लियर इट आउट ताकि अब आपको साफ सुनाई दिखाई दे। ये ओरिजिनल लीफ था, हुआ करता था, हमने लीफ का स्ट्रक्चर मॉडिफाई किया, इसमें 2 तरह के सेल्स को डिस्टिंग्विश कर दिए। ये वाले सेल है बंडल शीट सेल, ये वाले सेल है मीजोफिल सेल। बंडल शीट सेल के क्लोरोप्लास्ट कैसे हैं,
अग्रैनल, इसके कैसे हैं ग्रैनल। बाहर वाले में क्या होगा लाइट रिएक्शन जिसमें बनेगा ऑक्सीजन, इस वाले में क्या होगा डार्क रिएक्शन जहां पर रुबिस्को प्रेजेंट है, ऑक्सीजन बाहर से निकल जाएगा, इस तरह से रुबिस्को और ऑक्सीजन का मुलाकात नहीं होगा। अब पहला पर्पस हमारा सॉल्व हो गया। अब सेकंड क्या करना है, सेकंड हमें करना है कि इस रुबिस्को, अब रुबिस्को तो यहां कन्फाइंड हो गया रुबिस्को, अब हमको करना क्या है रुबिस्को, इस रुबिस्को को इतना ज्यादा ऑक्सीजन से घेर देना है कि ये C3 साइकिल करता रहे, इसको C3 साइकिल करने में कोई अड़चन ना आए। हमारा नेक्स्ट एम ये था, याद आया। अब ये हम लोग कैसे करेंगे, बस यहाँ एक ओवरव्यू में देख लो, फिर आपको समझ में आ जाएगा। देखो शांति से सुनो, ध्यान से सुनो। मीजोफिल सेल, पहले तो नाम याद करो, ये जो बाहर वाले सेल है इसको कहते हैं मीजोफिल सेल, और ये जो एक रिंग जैसा स्ट्रक्चर है जिसमें ऊपर जाइलम नीचे फ्लोएम है, इसको हम लोग कहते हैं बंडल शीथ सेल। ठीक, मीजोफिल सेल में जितने भी क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है उसमें केवल ग्राना है, यानी कि केवल लाइट रिएक्शन होता है, ऑक्सीजन बनता है जो आपका बाहर से निकल जाता है। ये जो बंडल शीथ सेल है, ठीक, इसमें भी क्लोरोप्लास्ट है, पर इसका क्लोरोप्लास्ट अग्रैनल है जिसकी वजह से इसमें केवल डार्क रिएक्शन हो सकता है, इसमें रुबिस्को है, इस तरह से रुबिस्को और ऑक्सीजन का मिलना नहीं होगा। देखिए कितनी बार बता दी, लास्ट है। बाहर वाला सेल क्या है मीजोफिल, अंदर वाला सेल क्या है बंडल शीथ। ठीक, समझ में आ गया। बाहर का क्लोरोप्लास्ट कैसा है ग्रैनल, अंदर का क्लोरोप्लास्ट कैसा है अग्रैनल। ठीक, अब इस रुबिस्को को हमें इतना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड से घेर देना है कि ये C3 साइकिल ही करे, ये कार्बोक्सिलेज का ही काम करे। अब ये हम कैसे करेंगे, ये हम आपको अभी एक ओवरव्यू बता दे रहे हैं और हम बाद में फिर बताएंगे। क्योंकि मीजोफिल सेल्स केवल लाइट रिएक्शन करते हैं तो इनको तो कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत नहीं है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम कौन से रिएक्शन में होता है डार्क रिएक्शन में। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ किसको चाहिए, सिर्फ ये बंडल शीथ सेल को चाहिए, क्योंकि यहां डार्क रिएक्शन हो रहा है, इनको तो चाहिए नहीं। ठीक, तो अगर इनको नहीं चाहिए तो ये करेंगे क्या, स्टोमाटा खुलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड तो अंदर आएगा ही आएगा, ये तो आपको समझ में आ रही है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आएगा तो हमें ये कार्बन डाइऑक्साइड, आप देखो बाहर में एयर में कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड जब अंदर आएगा तो हर एक सेल को कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, हर एक सेल को कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, वैसे ही बंडल शीथ के सेल को भी कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। गुड। मीजोफिल सेल का तो कार्बन डाइऑक्साइड कोई काम का है नहीं, क्यों, वो तो केवल लाइट रिएक्शन कर सकता है, डार्क तो कर नहीं सकता, और कार्बन डाइऑक्साइड डार्क रिएक्शन में चाहिए होता है, तो उसका तो कार्बन डाइऑक्साइड कोई काम का है नहीं। ठीक, तो अगर ये सारे मीजोफिल सेल, आप ऐसे भी देख सकते हैं, मीजोफिल सेल इज मोर अबंडेंट, इसकी संख्या बहुत ज्यादा है, मोर अबंडेंट। अगर हम एक फिगर ऐसी बोले कि ये बंडल शीट में 1 2 3 4 5 6 7 8 है, अगर बंडल शीट में BS लिख रही हूं, अगर इसमें 8 सेल है, उसके कंपैरिजन में मीजोफिल में तो कम से कम 100 सेल होंगे। ठीक, अब इस मीजोफिल सेल को कार्बन डाइऑक्साइड तो चाहिए नहीं, तो अगर ये सारे अपना कार्बन डाइऑक्साइड बंडल शीट को दे दें, भैया हमको तो जरूरत नहीं है, तुम ले लो, ठीक है, हमारे काम का नहीं है, तुम ले लो, तो ऑब्वियसली बंडल शीट के पास क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेट कर जाएगा। अपना तो कार्बन डाइऑक्साइड है ही, साथ में इसने भी अपना कार्बन डाइऑक्साइड इसको दे दिया, तो इसकी वजह से यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन हो गया तो रुबिस्को जो यहाँ पर प्रेजेंट है वो तो एकदम मालामाल हो गया कार्बन डाइऑक्साइड से, चारों तरफ से कार्बन डाइऑक्साइड ही कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ऑब्वियसली अगर ये रुबिस्को की चारों तरफ कार्बन डाइऑक्साइड इतना ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर जाएगा तो ये क्या करेगा, कार्बोक्सिलेज का काम करेगा एंड C3 RUBP से C3 साइकिल करवाएगा। यही हमारा स्ट्रैटेजी है, यही हमारा ट्रिक है, यही हमारी सोच है। समझ में आया? आपको दोनों बात एक बार मैं फिर से बता दूं, मैंने क्या कहा था, सारा खेल तमाशा किसका है, जब रुबिस्को ऑक्सीजन से मिलता है। आपका पढ़ाई के साथ सारा तमाशा क्या है, जब आप टीवी से मिलते हैं। मम्मी ने सोचा कुछ ऐसा जुगाड़ करो कि आपको कभी टीवी का शक्ल ही देखने को ना मिले, ना आपके सामने टीवी आएगा, ना आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी। हमने भी यहां सोचा हम रुबिस्को को और ऑक्सीजन को मिलने ही नहीं देंगे। हमने दिमाग क्या लगाया, ऑक्सीजन बनता है लाइट रिएक्शन में, लाइट रिएक्शन का जगह अलग कर दो,
रुबिस्को की जरूरत होती है डार्क रिएक्शन में, उसका जगह अलग कर दो, ठीक। और ये जो ऑक्सीजन बाहर में बनेगा वो बाहर निकल जाएगा। इस तरह से इसको ऑक्सीजन से मिलने नहीं दिए। साथ में हमने दिमाग क्या लगाया, इसको रुबिस्को को इतना ज्यादा CO2 से घेर दो कि ये कार्बोक्सिलेज का काम करे और ये RuBP से C3 साइकिल कराए। अब CO2 कैसे कॉन्सेंट्रेट करे, तो बाहर के जितने भी मीजोफिल सेल्स हैं उसका तो कार्बन डाइऑक्साइड, उनका तो कोई काम नहीं है कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक। क्यों लाइट रिएक्शन होता है, क्यों ना ये सारे अपने CO2 इस बंडल शीट को दे दे, इससे रुबिस्को बहुत ज्यादा CO2 से घिर जाएगा। और जैसे ये CO2 से घिर जाएगा ऑब्वियसली ये कौन सा रिएक्शन करेगा, जब ये CO2 से घिर जाएगा तो ये C3 साइकिल ही करेगा, ये केल्विन साइकिल ही करेगा, जिससे हमारा ज्यादा ग्लूकोज बनेगा और इस तरह से एनर्जी रिच कंपाउंड का भरमार प्लांट में हो जाएगा। इट विल बी इन अबंडेंस, इट विल बी इन एक्सेस। सर में आगे दैट मीन्स जो ये C4 साइकिल है यानी कि हैच एंड स्लैग साइकिल है, इसका 2 एम है। क्या क्या एम है, पहला प्रिवेंशन ऑफ फोटो रेस्पिरेशन, दैट मीन्स प्रिवेंशन ऑफ ऑक्सीजनेशन ऑफ RuBP, दैट मीन्स RuBP को ऑक्सीजन से मिलने नहीं देना है। और सेकेंड एम क्या है, CO2 कॉन्सेंट्रेशन इन द सेल, कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन इतना बढ़ा देना है कि रुबिस्को कार्बोक्सिलेज का काम करे, ठीक। ये साइकिल जिसमें हम लोग ये दोनों चीज करते हैं उसको हम लोग कहते हैं C4 साइकिल या हैच एंड स्लैग साइकिल या डाइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। मैं आपको बताऊंगी व्हाई डू वी कॉल इट बाय दीज 3 नेम्स। इन तीनों को ये तीनों नाम का क्या मतलब है, समय आएगा एक एक करके बताएंगे। तो पहला एम पढ़ते हैं। पहला एम क्या है, फोटो रेस्पिरेशन नहीं होने देना है, यानी कि RuBP को ऑक्सीजन से मिलने नहीं देना है, रुबिस्को को ऑक्सीजन से मिलने नहीं देना, ठीक। ये कैसे करते हैं वो बताएं, उससे पहले समझ जाना ये जो C4 साइकिल है ये इसको हम लोग हैच एंड स्लैग साइकिल भी कहते हैं। और ये 2 कॉमन प्लांट्स है, शुगर केन, मेज, इसके अलावा शोरगम है, पैनिकम है, पर्ल मिलेट एक्सेट्रा इसमें पाया जाता है। ये कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिसमें C4 साइकिल होता है। एक चीज याद रखना, ये दोनों एग्जाम्पल मेडिकल में बहुत ज्यादा आता है। नेम 2 प्लांट्स या नेम द प्लांट जिसमें C4 साइकिल नॉर्मली पाया जाता है, ठीक। उस प्लांट में आएगा, एक आएगा शुगर केन, दूसरा है मेज। शुगर केन और मेज बहुत ज्यादा मेडिकल में आता है, ठीक है, जिसमें ये जो साइकिल हम पढ़ाने वाले जिसका लीफ मॉडिफाइड है, वो जो नया लीफ आपने देखा ना उस टाइप का लीफ का स्ट्रक्चर जिन प्लांट्स में पाया जाता है उन प्लांट्स को हम लोग C4 प्लांट्स भी बोलते हैं। उसका 2 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है मेज एंड शुगर केन। अब इन प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये प्लांट्स कैसे हैं। These plants they normally occur in tropical and subtropical areas. Tropics आपको पता है, अगर आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देखोगे तो यहाँ पर सन का लाइट काफी ब्राइट जाता है, यानी कि यहाँ टेम्परेचर बहुत हाई रहता है। टेम्परेचर हाई होने की वजह से आधे समय स्टोमाटा बंद रहता है, आधा वक्त स्टोमाटा बंद होने की वजह से सेल के अंदर CO2 का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है, क्योंकि हम स्टोमाटा में CO2 ले नहीं पाते। स्टोमाटा बंद हो जाएगा तो हम CO2 ले नहीं पाएंगे, ठीक। ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है, तो हम लोग को डर क्या रहता है भाई, फोटो रेस्पिरेशन ना हो। उन प्लांट्स का हमने लीफ मॉडिफाई कर दिया है। समझ में आई बात। ऐसे ये वैसे प्लांट्स हैं जो नॉर्मली ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज में पाए जाते हैं जहां टेम्परेचर, एरिडिटी एंड सैलिनिटी हाई होता है। इनके लीव्स का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, इनके लीव्स में जो बंडल शीट सेल है इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। नॉर्मली बंडल शीट सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। अब ये बंडल शीट सेल्स एक सर्कल बनाते, ठीक है, और ये हैलो जैसे दिखते हैं। हैलो का मतलब क्या है, आपने बहुत सारे, जब हम भगवान जी का फोटो गॉड एंड गॉडेसेस का जो फोटो होता है उसके साथ तो नॉर्मली एक येलो रंग का रिंग बना हुआ रहता है, उसको हैलो कहते हैं, ठीक है। तो अब देखो हुआ क्या, ये पूरा लीफ में, अगर आप इसको यहां फिर से मैं दिखाऊं, इस लीफ में इसमें क्लोरोप्लास्ट होने की वजह से एक ग्रीन कलर का सर्कल बन जाता है, हैलो बन जाता है, जो नॉर्मली लीव्स में नहीं बनता। नॉर्मली लीव में ग्रीन नहीं होता क्योंकि उसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, बट C4 प्लांट में क्लोरोप्लास्ट होने की वजह से ग्रीन सर्कल यानी कि हैलो जैसा दिखाई देता है। इसको हम लोग बोलते हैं क्रैंस एनाटॉमी। क्रैंस का मतलब होता है, क्रैंस एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है रेत, और रेत का मतलब होता है हैलो, ठीक। तो क्योंकि ये हैलो जैसा दिखता है इसको हम लोग बोलते हैं क्रैंस एनाटॉमी, ठीक। द वैस्कुलर बंडल्स आर सराउंडेड बाय शीथ। ये क्रैंस एनाटॉमी क्या है, इन प्लांट के लीव्स में
जिसमें C4 साइकिल होता है, उसमें ट्रांस एनाटॉमी पाया जाता है। इनमें ये जो वैस्कुलर बंडल है अंदर में, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम, वो सराउंडेड होते हैं बाय अ बंडल शीथ। ये बंडल शीथ के सेल्स कैसे होते हैं? दे आर लार्ज इन साइज। आप देख सकते हैं ये क्लोरेनकाइमा के बने, यानी कि इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है। जब पैरेन्काइमा में क्लोरोफिल होता है तो उसको क्लोरेनकाइमा होते हैं, एंड दीज सेल्स दे आर अरेंज लाइक अ रेथ। ठीक है, फिर से देख लो C4 साइकिल। ठीक है, जिन प्लांट्स में होता है वो प्लांट्स नॉर्मली ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरिया में रहते हैं जहां नॉर्मली टेम्परेचर हाई होता है। ये वैसे जगह पर रहते हैं जहां टेम्परेचर हाई होता है, ये बात को ध्यान रखना। हाई टेम्परेचर होने की वजह से C2 साइकिल होने के चांसेस होते हैं, तो हम उनके लीफ का स्ट्रक्चर चेंज कर देते हैं। ठीक, वहां पर हम लोग बंडल शीट सेल में क्लोरोफिल ले आते हैं, और ये बंडल शीट सेल एक हैलो यानी कि रेथ जैसा दिखता है, और इस रेथ को जर्मन लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं? क्रैंस। इसीलिए ये बंडल शीट का लेयर जो सर्कुलर लेयर है, जो लार्ज क्लोरेनकाइमाटिस सेल्स का बना हुआ है, जिसमें इंटरसेलर स्पेस नहीं होते, इस पर्टिकुलर एनाटॉमी को हम कहते हैं क्रैंस एनाटॉमी। ये स्कूल के इंटरनल एग्जाम में आपको आएगा, व्हाट इज क्रैंस एनाटॉमी। सेकेंड, इनमें चेंज क्या होता है? इनका जो मीजोफिल सेल है वो डिफरेंशिएटेड नहीं होता इनटू पैलिसेड एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, एंड दे आर फाउंड इन कॉन्सेंट्रिक रिंग्स अराउंड द वैस्कुलर बंडल। ये ऐसे वैस्कुलर बंडल के चारों तरफ कॉन्सेंट्रिक रिंग्स में ये सारे सेल्स आपके पाए जाते हैं, मीजोफिल के सेल्स भी पाए जाते हैं। There is a symplastic continuity between the mesophyll cell and the bundle sheath due to presence of plasmodesmata। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको एकदम समझ लो, क्योंकि ये समझना आगे C4 साइकिल को समझने के लिए जरूरी है। There is a symplastic continuity। क्या कह रहा है? ये जो आपका बंडल शीट का सेल है, लुक एट दिस सेल, ये जो आपका बंडल शीट का सेल है और ये जो मीजोफिल के सेल है, ये आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। ठीक, देयर इज अ सिम्प्लास्टिक कंटिन्यूटी। देखो मैंने यहां बनाया है, ये वाला सेल ये है, ये नीचे वाला सेल है, ठीक है, और ये ऊपर वाला सेल है, और देखिए इनके बीच में यहां एक कंटिन्यूटी है। ठीक, दिस कंटिन्यूटी, दिस चैनल इज कॉल्ड एज प्लाज्मोडेस्माटा। ये आपको पता है, दो सेल के बीच का जो चैनल होता है इसको हम लोग प्लाज्मोडेस्माटा भी कहते हैं। तो दीज सेल्स दे आर कनेक्टेड बाय प्लाज्मोडेस्माटा। क्यों? क्योंकि इसका कार्बन डाइऑक्साइड अंदर कैसे जाएगा? चैनल तो बनाना पड़ेगा ना। आप इसका कार्बन डाइऑक्साइड अंदर भेजना चाहते हैं, दैट मीन्स देयर इज अ सिम्प्लास्टिक कंटिन्यूटी बिटवीन दिस मेसोफिल सेल एंड द बंडल शीट सेल बिकॉज दे हैव प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक, सेकेंड, थर्ड, इस प्लांट्स के लीफ में और क्या मॉडिफिकेशन होता है सारा बता दिए। दे हैव टू टाइप्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ये जो मीजोफिल के सेल्स हैं उसका क्लोरोप्लास्ट में कैसा होता है? केवल ग्राना होता है, स्ट्रोमा नहीं होता। दैट मीन्स यहाँ केवल लाइट रिएक्शन होता है। और जो बंडल शीट का सेल है उसमें क्या होता है? देयर इज ओनली, ये जो बंडल शीट का सेल है यहाँ पर देखो, इसमें इसके क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है? इट इज ए ग्रानल। दैट मीन्स यहाँ पर देखो, ठीक है, the chloroplasts are dimorphic, there are of two types। क्लोरोप्लास्ट मीजोफिल सेल के स्मॉल होते हैं, ग्रानल होते हैं, जबकि क्लोरोप्लास्ट, ये जो बंडल शीट के क्लोरोप्लास्ट के सेल्स होते हैं, दे आर नॉर्मली लार्जर एंड दे आर अग्रानल। देखो मैंने यहाँ पर बनाया, इसका सेल देखो लार्जर होता है एंड इसका क्लोरोप्लास्ट अग्रानल होता है। ये जो ऊपर का ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट है उसमें थाइलेकॉइड होता है जो आपस में स्टैक्ड होता है, लेकिन जो अग्रैनल होता है उसमें थाइलेकॉइड एब्सेंट होता है। दीज टू टाइप्स ऑफ सेल्स, दो अलग होना, मीजोफिल का क्लोरोप्लास्ट अलग होना, बंडल शीट का अलग होना, जिसकी वजह से लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन दो सेपरेट चेंबर में होते हैं, जिसकी वजह से रुबिस्को एंड ऑक्सीजन आपस में नहीं मिलते। ठीक है, तो पहला हमने क्या किया कि दोनों मिले ना मिलेंगे, रुबिस्को ऑक्सीजन से मिलेगा, ना फोटो रेस्पिरेशन होगा। वो कैसे होता हमने पढ़ा दिया, बाय चेंजिंग द लीफ का एनाटॉमी। सेकेंड हमारा एम क्या है कि बंडल शीट सेल में रुबिस्को के चारों तरफ इतना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेट कर देंगे कि वो C3 साइकिल करता रहे, इररिस्पेक्टिव कि हवा में कार्बन डाइऑक्साइड कम है। आपको याद है ना C2 साइकिल कब होता है? C2 साइकिल जब होता है जब टेम्परेचर हाई होता है। तो टेम्परेचर तो आपको पता है ट्रॉपिकल एरियाज में हाई होना ही है। ये C4 साइकिल कैसे प्लांट से पाया जाता है? ट्रॉपिकल प्लांट, ट्रॉपिकल एरिया, ट्रॉपिक्स में तो टेम्परेचर हाई होता ही है। तो अगर हाई है तो स्टोमाटा तो बंद होगा ही। अगर स्टोमाटा बंद होगा तो क्या होगा? ऑक्सीजन ज्यादा होगा। ऑक्सीजन ज्यादा है, हमको कोई टेंशन नहीं है, हमने ऑक्सीजन को मिलने ही नहीं दिया रुबिस्को के साथ। सेकेंड यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है? अगर स्टोमाटा बंद है तो CO2 का लेवल कम होना चाहिए।
हमको लो CO2 से मतलब ही नहीं है, हमको बाहर का CO2 चाहिए ही नहीं, हम तो मीजोफिल सेल के CO2 से काम चला लेंगे। हमको एयर के CO2 से क्या मतलब, आखिर डार्क रिएक्शन की कहां हो रहा है, बंडल शीट में हो रहा है, केवल इनको CO2 चाहिए। अगर आपका स्टोमाटा बंद भी है, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम CO2 किससे ले लेंगे, ये मीजोफिल सेल से ले लेंगे, क्योंकि मीजोफिल सेल को CO2 चाहिए नहीं। इन्होंने जो जब स्टोमाटा खुला था उस वक्त जो CO2 इकट्ठा किया था, ये इनके काम का ही नहीं है। तो अगर हाई टेम्परेचर में स्टोमाटा बंद भी रहता है तो भी रुबिस्को के चारों तरफ CO2 का कंटिन्यूअस सप्लाई होगा, ताकि बंद स्टोमाटा के बावजूद ग्लूकोज बनता रहेगा, यानी कि ग्लूकोज बनने की एफिशिएंसी यहां पर क्या होगी, काफी बढ़ जाएगी। ठीक, वो साइकिल जिससे मीजोफिल सेल के ग्लूकोज को, ठीक है, ट्रांसफर किया जाता है टू बंडल शीट सेल, ताकि रुबिस्को के चारों तरफ CO2 कॉन्सेंट्रेटेड रहे, उस साइकिल को एक्चुअली हम कहते हैं C4 साइकिल या हैच एंड स्लैक साइकिल या डाई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, उस साइकिल को हम लोग कहते हैं। अब आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है गेस करना, ये साइकिल जिसमें हम CO2 कॉन्सेंट्रेट करते हैं, याद रखना, वो साइकिल जिससे हम CO2 कॉन्सेंट्रेट करते हैं, ठीक है, कहां पर, बंडल शीट सेल्स में, उसको हम लोग C4 साइकिल क्यों कहते होंगे। ऑब्वियसली इसका फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट शायद 4 कार्बन का होगा, हमको लग रहा है आपने पढ़ा है। C2 साइकिल इसलिए कहते हैं फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट 2 कार्बन है, C3 इसलिए कहते हैं फर्स्ट स्टेबल कार्बन 3 कार्बन है, यहां पर फर्स्ट स्टेबल कार्बन मॉलिक्यूल 4 कार्बन का बना हुआ है, इसीलिए इसको हम C4 कहते हैं। तो यस, इस साइकिल में जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट बनता है, दैट स्टेबल प्रोडक्ट इज अ 4 कार्बन कंपाउंड। ठीक, दैट 4 कार्बन कंपाउंड का नाम है ऑक्सिलो एसिटिक एसिड। देखो यहां पर बनाया है, इट इज ऑक्सिलो एसीटेट। ठीक, एंड सिंस ऑक्सिलो एसीटेट इज अ 4 कार्बन कंपाउंड एंड पहला स्टेबल कंपाउंड इस साइकिल का 4 कार्बन है, इसलिए इसको C4 साइकिल कहते हैं। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल क्यों कहते हैं, बिकॉज लुक एट दिस ऑक्सिलो एसीटेट, इट इज डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, आप केमिस्ट्री में पढ़ लिए। नाउ लुक एट दिस, दिस इज COOH, so it has one COH here, and यहाँ पर क्या है, COOH, so it has one COH here. So oxaloacetate, which is the first stable compound of this cycle, it is a dicarboxylic acid, one carboxylic acid here, one here, so it is also called as dicarboxylic acid cycle. इसका थर्ड नेम क्या है, इट इज कॉल्ड एज हैच एंड स्लैक साइकिल, बिकॉज इसको 2 ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट हैच एंड स्लैक ने 1961 में इसको एल्यूसिडेट किया था, डिस्कवर किया था, डिस्क्राइब किया था, उनके नाम पर इसको हम हैच एंड स्लैक साइकिल भी कहते हैं। ठीक, तो जो हमारा सेकेंड नेम है कि कैसे हम मीजोफिल सेल का CO2 को बंडल शीट में डाल दें ताकि रुबिस्को CO2 से कॉन्सेंट्रेटेड रहे, इररिस्पेक्टिव कि आपका स्टोमाटा खुला है या बंद है, उस साइकिल कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेटेड साइकिल, कॉन्सेंट्रेट करने की साइकिल को हम कहते हैं C4 साइकिल या हैच एंड स्लैक साइकिल या डाई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ठीक, अब इसमें हम लोग करते क्या है, ये जो C4 प्लांट्स हैं, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेटिंग मैकेनिज्म पाया जाता है, वेयर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 रिमेन्स हाई इन द विसिनिटी ऑफ रुबिस्को इन द बंडल शीट सेल। ये जो बंडल शीट सेल है उसमें जो रुबिस्को है, इसके चारों तरफ हम CO2 का कॉन्सेंट्रेशन हाई रखते हैं, जिसकी वजह से रुबिस्को कार्बोक्सिलेशन करता है, जिसकी वजह से फोटो रेस्पिरेशन आपका सप्रेस हो जाता है। ठीक है, तो नाउ लुक एट दिस, एक बार फिर से आप देख लो। ठीक है, मैं आपको बता रही हूं कि ये नॉर्मल जगहों पर ये पाया जाता है जहां टेम्परेचर उतना हाई नहीं है, वैसे प्लांट्स में आपका इस तरह का मीजोफिल पाया जाता है, जहां पर कभी कभार जब टेम्परेचर हाई हो जाता है तो C2 साइकिल भी होता है। पर वैसे प्लांट जो परमानेंटली हाई टेम्परेचर एरिया में पाए जाते हैं, वहां तो अगर हर दिन C2 साइकिल होगा तो बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा, वहां पर लीफ की एनाटॉमी में चेंज होता है। मैं आपको एक ओवरव्यू बता रही हूँ, लीफ के एनाटॉमी में द मीजोफिल सेल इज नॉट डिफरेंशिएटेड एंड द बंडल शीट सेल बिकम क्लोरेनकाइमेटस। बंडल शीट सेल का जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये ग्रैनुल होता है, इसमें डार्क रिएक्शन होता है, इसमें रुबिस्को पाया जाता है। मीजोफिल सेल ग्रैनुल होते हैं, लाइट रिएक्शन होता है, ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है। इसके अलावा हम रुबिस्को को CO2 से कॉन्सेंट्रेट कर देते हैं ताकि बंद स्टोमाटा में भी फोटोसिंथेसिस होता रहे। उसके लिए हम लोग मीजोफिल सेल का कार्बन डाइऑक्साइड बंडल शीट में डालते हैं। इसके लिए ये जो मीजोफिल सेल है और ये जो बंडल शीट का सेल है, इनके बीच में सिम्प्लास्टिक कंटिन्यूटी होती है ताकि इसका कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर मूव कर सके। बट कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है, इतनी आसानी से केवल चैनल बनाकर यहां से यहां भेजना मुश्किल है।
गैस है ना, वो तो उड़ जाएगा, वो भी ऑक्सीजन के जैसे उड़ के बाहर चला जाएगा, राइट। तो गैस है तो उसको भेजने का तरीका थोड़ा प्लान होना चाहिए, वो साइकिल जिसमें हम इस कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़कर मीजोफिल सेल से बंडल शीट सेल में डालते हैं, उसको कहते हैं हैच एंड स्लैग साइकिल। तो करते क्या है, अब फाइनली आप देख लो, ये मीजोफिल सेल में कार्बन डाइऑक्साइड एंटर किया। आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है, इस गैस को जो पहला कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर है उसका नाम है पीपी। पीपी मतलब फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, ठीक है। ये है एक कंपाउंड पीपी, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, ये 3 कार्बन कंपाउंड है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो 1 कार्बन कंपाउंड है वो जुड़ता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम पीपी कार्बोक्सिलेज। मैंने आपको बताया था एंजाइम का आधा नाम होता है सबस्ट्रेट पर, आधा नाम होता है जो वो काम कर रहा है। तो क्योंकि यह सबस्ट्रेट पीपी है और ये कार्बन डाइऑक्साइड ऐड कर रहा है, एंजाइम का नाम है पीपी कार्बोक्सिलेज, जिसकी मदद से ये 3 कार्बन का फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट 1 कार्बन के कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़ता है तो 4 कार्बन का कंपाउंड बनाता है, जिसको हम लोग कहते हैं ऑक्सलो एसीटेट, ठीक। ये ऑक्सिलो एसिटेट फिर कन्वर्ट होता है एक 4 कार्बन कंपाउंड में जिसका नाम है मैलिक एसिड। ये मैलिक एसिड फाइनली मीजोफिल सेल से ये एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड, याद रखना ये भी लाइट रिएक्शन जैसा है, ये आपका CO2 है, पीपी ने केवल क्या किया, आपका कार्बन डाइऑक्साइड पकड़ा है, एक बार हम कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचा देंगे, मेरा 3 कार्बन लौटा देना ताकि हम ये साइकिल फिर से कर सके, ठीक। मैं पीपी हूं, 3 कार्बन कंपाउंड, मैंने कार्बन डाइऑक्साइड लिया, 4 कार्बन कंपाउंड बना, ठीक। मैं आपका 1 कार्बन डाइऑक्साइड दे दूंगी, आप वापस मुझे बना देना ताकि ये साइकिल चलता रहे, ठीक है। ये मैलिक एसिड अंदर आया, ये मैलिक एसिड ने क्या किया, बनाया, 1 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर दिया, 4 कार्बन था, 1 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर दिया, जिसके बाद एक 3 कार्बन कंपाउंड बना पायरुविक एसिड, और ये कार्बन डाइऑक्साइड को यहां पर रुबिस्को यूज करता है टू कन्वर्ट RuBP इनटू शुगर, ठीक है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड आया इसको रुबिस्को यूज करता है टू कन्वर्ट इनटू शुगर। ये जो 3 कार्बन का पायरुविक एसिड है ये वापस आता है मीजोफिल सेल में, एंड ये पायरुविक एसिड से हम पीपी को फिर से रीजेनरेट करते हैं। ये रीजेनरेशन में क्या होता है, एक एटीपी मॉलिक्यूल एक एएमपी मॉलिक्यूल में बदल जाता है। यहां थोड़ा गौर करना, एटीपी मींस एडिनिन, ठीक है, शुगर एडिनिन, जिसमें 3 फॉस्फेट अटैच्ड है, जिसमें 3 फॉस्फेट अटैच्ड है, दिस इज एटीपी। अब ये एएमपी में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, ओनली 1 फॉस्फेट इज लेफ्ट, राइट, 2 फॉस्फेट निकल गया। आपको पता है 1 फॉस्फेट रिमूवल इज एक्चुअली खर्च ऑफ 1 एटीपी। जब एक एटीपी एक एडीपी में बदलता है, डाई फॉस्फेट में बदलता है, तो हम बोलते हैं 1 एटीपी खर्च हुआ। या तो 2 फॉस्फेट खर्च हो रहा है, ये एटीपी से एएमपी बना रहा है, राइट, तो हम यहां पर कहते हैं कि 2 एटीपी खर्च हुआ। 1 फॉस्फेट रिमूवल को कहते हैं एक्सपेंडिचर ऑफ 1 एटीपी, क्योंकि यहां पर 2 फॉस्फेट रिमूव हो रहा है तो हम कहेंगे दैट 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स आर बीइंग कंज्यूम। अगर नहीं समझ में आया एक बार फिर से समझ लो, लेट मी यूज दिस कंप्लीट बोर्ड। ये मेरा एटीपी है, दिस इज माई शुगर, this is my base adenine, and this has 3 phosphate. When it has 3 phosphate, I call it as ATP. इसके जो टर्मिनल 2 phosphate है, these are energy rich. पहले ये कन्वर्ट होता है into ADP, right? जब ये ADP में कन्वर्ट होता है, यानी कि इसका 1 phosphate रिमूव होता है, this 1 phosphate is being removed, this is being removed, and this gets converted into ADP, and since this is removed plus phosphate, we say that 1 ATP का expenditure हुआ है, 1 ATP has been used up, consumed energetics में। अब हम क्या कर रहे हैं, इसका ये वाला phosphate भी हटा रहे हैं so that we can convert it into AMP. This is my phosphate, this is my sugar and base adenine, and यहाँ पर कितना phosphate रिमूव हुआ, रिमूवल ऑफ 1 फॉस्फेट इज खर्च ऑफ 1 एटीपी। यहां पर 1 फॉस्फेट और रिमूव हो गया, देखो बेटा ये वाला फॉस्फेट और रिमूव हो गया इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, और ये एनर्जी वाज अगेन यूज्ड। सिंस यहां पर 2 फॉस्फेट हट रहा है
ठीक। सो वी एक्चुअली हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। हियर दिस इज 1 एटीपी कंजम्पशन, इसका एक फास्फोरस और हटना को एक और एटीपी कंजम्पशन मानते हैं, यानी कि अगर हमारा एटीपी डायरेक्ट एएमपी में खर्चा बदल गया तो हम ये मानकर चलते हैं कि यहाँ पर 2 एटीपी खर्च हुआ है। अगर ये एडीपी में खर्च होता, अगर ये एटीपी से एडीपी में खर्च होता, वी वुड हैव सेड 1 एटीपी कंज्यूम। अब ये एडीपी किस में कन्वर्ट हो गया? एएमपी में, एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। अब एक ही फॉस्फेट है, टर्मिनल बोथ द फॉस्फेट्स आर बीइंग यूज्ड, सो वी विल से दैट 2 एटीपी इज बीइंग कंज्यूम्ड। सो दिस इज इक्वल टू 2 एटीपी कंजम्पशन। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई। ठीक है, चलो एक बार इस पूरे साइकिल को फिर से देख लेते हैं। इसमें हुआ क्या? सबसे पहले व्हाट हैपेंस इज द कार्बन डाइऑक्साइड विच इज टेकन बाय द मेसोफिल सेल, ये गैस है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का पहले 3 कार्बन का एक्सेप्टर है पीपी। ये पीपी जो 3 कार्बन कंपाउंड है, ये कंबाइन करता है विद 1 कार्बन कंपाउंड CO2 टू फॉर्म अ 4 कार्बन कंपाउंड कॉल्ड एज ऑक्सलोएस्टिक एसिड। ऑक्सलोएस्टिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू अ 4 कार्बन कंपाउंड मैलिक एसिड। मैलिक एसिड प्लाज्मोडेस्माटा से मूव करता है इनटू बंडल शीट। ये मैलिक एसिड 4 कार्बन में से एक कार्बन एक कार्बन दे देता है किसको? ये दे देता है टू RUBP, राबिलोज कार्बोक्सिलेज। इसका नाम क्या है? सॉरी, रुबिस्को। रुबिस्को का नाम बोलते हैं RUBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, सो दैट दिस एंजाइम कैन एक्चुअली ट्रिगर RUBP टू फॉर्म PGA, एंड दिस PGA से हम बनाएंगे शुगर, जिसको हम लोग C3 साइकिल बोलते हैं। तो इस तरह से एक कार्बन डाइऑक्साइड हमने दे दिया। जो बचा हुआ 3 कार्बन है वो एक्चुअली हमने क्या है, वो तो पीपी से उधार लिया है, उसको लौटाना है। सो दिस पायरुविक एसिड विल मूव बैक इनटू द मेसोफिल सेल, एंड पायरुविक एसिड से हम फिर से बनाएंगे क्या? फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। दिस तरह से 3 कार्बन विल बी रीजेनरेटेड सो दैट पीपी इज रेडी फॉर द नेक्स्ट साइकिल। नाउ दिस रीजेनरेशन इट रिक्वायर्स 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स, क्योंकि यहाँ पर एटीपी एएमपी में कन्वर्ट होता है। ठीक, तो इस तरह से मेसोफिल सेल से जो हम कार्बन डाइऑक्साइड बंडल शीट को भेजते हैं उसका कुछ खर्चा होता है, एंड पर कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसफर्ड 2 ATP इज कंज्यूम्ड। ठीक है, पर कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसफर्ड 2 ATP इज कंज्यूम्ड। अब एक ग्लूकोज बनाने के लिए 6 कार्बन डाइऑक्साइड खर्च होता है। ठीक, तो ऑब्वियसली 1 ग्लूकोज बनाने में इंटू 6 कर दो, ये कितना आएगा? 12 ATP इज कंज्यूम्ड। 1 ग्लूकोज बनाने के लिए 6 कार्बन डाइऑक्साइड जो मेसोफिल से बंडल शीट तक लेकर जाते हैं, उसमें 12 एडिशनल एटीपी मॉलिक्यूल्स खर्च हो जाते हैं। सब में आया? चलिए यहां पर देखते हैं। ये जो फॉस्फोइनॉल पायरुवेट है, इट इज द कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर विच इज प्रेजेंट इन द मेसोफिल सेल। ठीक है, द रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय दिस एंजाइम PP कार्बोक्सिलेज। Their first stable compound that is formed in this reaction, that first stable compound is look at this, it is a 4 carbon compound जिसको हम कहते हैं oxaloacetic acid. This oxaloacetic acid is converted into malic acid, and this malic acid then moves into the bundle sheet where it is decarboxylated, यानी कि अपना ये कार्बन डाइऑक्साइड जो लेकर आया था ये दे देता है, ठीक है, and ये convert हो जाता है into pyruvic acid. Once this pyruvic acid is formed, this pyruvic acid, the carbon dioxide which is liberated over here, now this carbon dioxide will be used by the bundle sheet to make glucose or the sugar molecule, and the pyruvic acid which is transported back, ठीक है, it is used for regeneration of PP utilizing 2 molecules of ATP. यहाँ पर देखिए utilizing 2 molecules of ATP per pyruvate, per pyruvic acid से जो PP बनता है उसमें 2 molecules ATP का खर्च होता है. Now this is an adaptive mechanism to prevent photorespiration. ठीक है, ये तो बस एक समझौता है फोटो रेस्पिरेशन से बचने के लिए. क्यों? क्योंकि इस समझौते की कीमत है. मानते हैं इस तरह से हम कर क्या रहे हैं, हम इवन हाई टेम्परेचर में बंस टोमाटा में भी ग्लूकोज बना पा रहे हैं, पर यहाँ पर ग्लूकोज बनाने का खर्च बढ़ गया. कैसे खर्च बढ़ गया आपको पता है? यहाँ पर एक चीज आप नोटिस करेंगे, ग्लूकोज तो C3 साइकिल से ही बनता है. एक चीज आप नोटिस करेंगे, ग्लूकोज बनने का एक ही तरीका है C3 साइकिल, राइट, और कोई दूसरा तरीका नहीं है. ऐसा नहीं कि C4 प्लांट में C4 साइकिल से ग्लूकोज बनता है ना, C4 साइकिल से केवल कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, लेकिन ग्लूकोज तो C3 साइकिल से ही बनता है. और आपने पढ़ा था कि C3 साइकिल में आपका 18 ATP खर्च होता है ग्लूकोज बनाने के लिए, एंड 12 NADPH आपका यूज होता है. ये आपने पढ़ा था, ठीक. लेकिन
यहां से यहां भेजने में 12 एटीपी एक्स्ट्रा खर्च हो गया, ठीक है, यहाँ 12 एटीपी एक्स्ट्रा खर्च हो गया, यानी कि C4 प्लांट्स में एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज बनाने के लिए 30 एटीपी मॉलिक्यूल्स यूज होता है एज कंपेयर टू C3 प्लांट्स। C4 प्लांट्स में, ठीक है, एटीपी पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल कितना एटीपी खर्च होता है 30 एज कंपेयर टू C3 प्लांट्स जहां पर ग्लूकोज बनाने में एटीपी कितना खर्च होता है 18 एटीपी। तो ये तो बस एक अडेप्टिव मैकेनिज्म है। इस पूरे प्रोसेस में आप केवल क्या करते हैं, CO2 का लॉस बचाते एंड वहां पर भी एटीपी खर्च हो रहा है उसको बचाते, लेकिन ताकि फोटो रेस्पिरेशन ना हो, पर उसके लिए आपको 12 एक्स्ट्रा एटीपी की कीमत चुकानी पड़ती है। हम चाहते हैं आप फिर ध्यान से सुने, ग्लूकोज बनाने का एक ही तरीका है C3 साइकिल। C4 प्लांट में भी ग्लूकोज C3 साइकिल से ही बनता है। C4 साइकिल ग्लूकोज नहीं बनाता, C4 साइकिल वो साइकिल है जिससे मीजोफिल सेल के कार्बन डाइऑक्साइड को बंडल शीट में डाला जाता है ताकि रुबिस्को बंद स्टोमाटा में भी ग्लूकोज बना सके। This is an adaptive mechanism to avoid photorespiration. The decarboxylation of malic acid, ये आपके एनसीईआरटी का डायग्राम है, ठीक है। ये जो आपका मैलिक एसिड बना, आपके एनसीईआरटी में तो नाम भी नहीं लिखा है मैलिक एसिड, केवल लिखा है C4 एसिड। ये इसका जो डीकार्बोक्सिलेशन हुआ, इसकी वजह से बंडल शीट में CO2 का कॉन्सेंट्रेशन हाई मेंटेन होता है, सो दैट ये जो एंजाइम है रुबिस्को, ये केवल कार्बोक्सिलेज का काम करे, ऑक्सीजनेज का न करे, ठीक। रीजेनरेशन ऑफ एटीपी रिक्वायर्स 2 एक्स्ट्रा एटीपी मॉलिक्यूल पर कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक, पर कार्बन डाइऑक्साइड 2 एक्स्ट्रा एटीपी चाहिए। तो नॉर्मली C3 साइकिल में पर कार्बन डाइऑक्साइड 3 एटीपी लगता है, ठीक है, और इसमें 2 एटीपी और लग रहा है, तो टोटल एटीपी यहां पर कितना लग रहा है फॉर 1 ग्लूकोज पर कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ, यहां पर 5 एटीपी यूज हो रहा है, ठीक। एक ग्लूकोज बनाने में कितना कार्बन डाइऑक्साइड लगता है 6, तो अगर एक कार्बन डाइऑक्साइड में 5 लग रहा है तो 6 × 5 यहां पर कितना एटीपी लगेगा 30 एटीपी। देखो हम कितने तरीके से आपको बता दिए। तो नॉर्मल साइकिल में 18 एटीपी एंड 12 NADPH लगता है, लेकिन C4 साइकिल के थ्रू C4 प्लांट्स में यहां पर एडिशनल 12 एटीपी लगता है, जिसकी वजह से टोटल इसमें एडिशनल 12 एटीपी लगता है, जिसकी वजह से टोटल एटीपी कितना खर्च होता है, दैट इज 30। C4 प्लांट में 5 एटीपी पर मॉलिक्यूल CO2 का लगता है, इसमें तो 3 एटीपी लगता ही था, प्लस यहां 2 एटीपी, यानी कि पर कार्बन डाइऑक्साइड 5 एटीपी लगता है। देयरफॉर फॉर फिक्सेशन ऑफ 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपको 6 बार ये साइकिल होगा, टोटल 30 एटीपी लगेगा, 12 लगेगा यहाँ पर हैच एंड स्लैग साइकिल में, 18 लगेगा आपका C3 साइकिल में, दैट मींस यहाँ पर एटीपी ज्यादा खर्च होता है। 10 दो C4 प्लांट दे रिक्वायर 12 एटीपी इन एक्सेस इन कंपैरिजन टू C3 प्लांट्स, ठीक है। द लेटर लूजेस 50% ऑफ फोटोसिंथेटिक कार्बन इन फोटो रेस्पिरेशन। मानते हैं C4 प्लांट में आपका 12 एटीपी एक्स्ट्रा खर्च होता है, लेकिन यहां तो केवल एटीपी खर्च होता है, लेकिन C3 प्लांट में जब फोटो रेस्पिरेशन होता है तो एटीपी तो खर्च होता ही है, साथ में CO2 भी आपका खर्च हो जाता है, ठीक है। C4 पाथवे इज दस एन अडेप्टिव एडवांटेज। ये C4 पाथवे एक एडवांटेज है, भले ही 12 एटीपी एक्स्ट्रा खर्च हो रहा है, बट हाई टेम्परेचर एंड लो CO2 कॉन्सेंट्रेशन इन द एयर में भी ग्लूकोज आपका बनता रहता है एंड फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता, जिसकी वजह से आपका जितना लॉसेज है वो लॉस आपका बच जाता है। दस द प्लांट्स विच परफॉर्म C4 पाथवे, वैसे प्लांट जो C4 पाथवे करते हैं उनको कहते हैं C4 प्लांट्स, एंड वो प्लांट जो C3 पाथवे करते हैं उनको हम लोग कहते हैं C3 प्लांट। यहां नोटिस करेंगे C3 प्लांट में भी ग्लूकोज बनाने का तरीका C3 साइकिल है, एंड C4 प्लांट में भी, दैट मीन्स both of them they perform C3 cycle. The C4 plant perform both C3 and C4 cycle. That means C3 plants, अगर मैं plants की टर्म में लिखूं आपका, C3 plants में केवल C3 साइकिल होता है, C3 साइकिल होता है, जबकि C4 प्लांट्स में C4 साइकिल होता है जिसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेट करते हैं, लेकिन ग्लूकोज बाद में C3 साइकिल से ही बनाते हैं। सो इसमें दोनों साइकिल होता है, इसमें केवल एक साइकिल होता है। सो वेरी क्विकली लेट अस समराइज।
C4 साइकिल वॉज गिवन बाय हैच एंड स्लैट, ये नॉर्मली मेज एंड शुगर केन में पाया जाता है। यहाँ मीजोफिल सेल के क्लोरोप्लास्ट प्लाज्मोडेस्माटा से बंडल शीट के क्लोरोप्लास्ट से कनेक्टेड होते हैं। इनका फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर कौन है? PP। इनका फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर यहां पर कौन है? दिस इज PP, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। ये सबसे पहले CO2 एक्सेप्ट करता है, ठीक है। फिर ये बनाता है ऑक्जेलोएस्टिक एसिड, जो बनाता है आपका मैलिक एसिड, और बंडल शीट में जब ये आ जाता है और ये डीकार्बोक्सिलेट करता है, CO2 रिलीज करता है, तब इसका CO2 एक्सेप्टर कौन है? RUBP। दैट मीन्स C4 प्लांट में देयर आर 2 CO2 एक्सेप्टर्स। See it very carefully. One CO2 acceptor is PP. This is in the mesophyll cell. And जब ये CO2 कहाँ जाता है? बंडल शीट सेल में, ठीक, तब इसका CO2 एक्सेप्टर कौन है? RUBP, जो कौन सा साइकिल करेगा? C3 साइकिल करेगा। और यहाँ क्योंकि ऑक्जेलोएस्टिक बन रहा है, सो यहाँ C4 साइकिल करेगा। So here you have to understand that first CO2 acceptor is PP, जबकि C3 plants में the first CO2 acceptor is RUBP. This was first studied by radioisotope of carbon in maize plant. C4 साइकिल बाद में शुगर केन एंड अदर प्लांट्स में भी ऑब्जर्व हुआ। जो C4 प्लांट है उसमें दो तरह का सेल्स प्रेजेंट होता है, मीजोफिल सेल एंड द बंडल शीट सेल। मीजोफिल सेल का क्लोरोप्लास्ट अलग होता है, बंडल शीट का अलग होता है। बोथ द टाइप ऑफ क्लोरोप्लास्ट दे आर इंटरकनेक्टेड थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक, ये आपको पता चल गया, दोनों प्लाज्मोडेस्माटा से कनेक्टेड है। फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर इसमें कौन है? इट इज फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड, जो कहां प्रेजेंट है? मीजोफिल सेल में प्रेजेंट है। PP कार्बन डाइऑक्साइड रिसीव करता है, इसको कन्वर्ट करता है इनटू ऑक्जेलोएस्टिक एसिड, ऑक्जेलोएस्टिक एसिड इसको कन्वर्ट करता है इनटू मैलिक एसिड, मैलिक एसिड देन इसको ट्रांसपोर्ट करता है टू द बंडल शीट, देन मैलिक एसिड डीकार्बोक्सिलेट करता है, अपना कार्बन डाइऑक्साइड लूज करता है और खुद बनाता है पायरुविक एसिड, ठीक है। ये जो CO2 रिलीज हुआ ये बाद में C3 साइकिल करता है, ठीक, एंड देन द पायरुविक एसिड ये ट्रांसपोर्ट बैक हो जाता है, ठीक। दिस विल रिक्वायर by utilizing ATP molecule. One molecule of pyruvic acid requires 2 molecules of ATP. For formation of 1 molecule of glucose यहाँ पर 30 molecules ATP का जरूरत होता है। For and जबकि for reduction of 1 molecule of CO2 5 molecule, मतलब पर कार्बन डाइऑक्साइड 5 molecule ATP and 2 molecule NADP का जरूरत है, and 1 molecule ग्लूकोज के लिए 30 molecules ATP and 12 molecules NADPH का जरूरत होता है, ठीक। Now very quickly we'll see the difference between C3 cycle and C4 cycle very quickly. C3 cycle सारे plants में होता है, C4 cycle केवल it happens in only less than 1% of angiosperm जो tropical and subtemperate regions में पाए जाते हैं। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड को एक ही बार पकड़ा जाता है। C3 cycle में only one कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर है, that is RUBP. It will take कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, to form फॉस्फोग्लिसरिक एसिड एंड इसका एंजाइम है रुबिस्को, ठीक है, इसका है रुबिस्को। जबकि यहाँ पर 2 बार कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, पहला मीजोफिल लेता है कार्बन डाइऑक्साइड तो उसका कार्बन डाइऑक्साइड लेने वाला PP, एंजाइम है PP कार्बोक्सिलेज, ठीक है, हम एज लिख रहे हैं, एंड इसका फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड है मैलिक एसिड। फिर मैलिक एसिड जब आपका ये होगा मीजोफिल सेल, जब ये बंडल शीट में आएगा तब सेकंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर RUBP है जिसका प्रोडक्ट है PGN, एंजाइम है रुबिस्को। तो यहाँ 2 कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर है एंड 2 एंजाइम्स काम करते हैं, ठीक है। द फर्स्ट एक्सेप्टर इज RUBP, इसका फर्स्ट एक्सेप्टर है PP, इसका फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड एक 3 कार्बन कंपाउंड है, इसका एक 4 कार्बन है, इसमें बाद में बनता है 3 कार्बन, पहले बनता है 4 कार्बन, बाद में बनता है 3 कार्बन। यहाँ पर PGA क्लोरोप्लास्ट में रिड्यूस होता है, यहाँ PGA बंडल शीट सेल्स में होता है, ठीक है। यहाँ पर 1 मॉलिक्यूल में ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में 3 ATP 2 NADP चाहिए, यहाँ 5 ATP एंड 2 NADPH चाहिए। ये नॉर्मली 20 से 25 डिग्री टेम्परेचर में रहने वाले प्लांट्स में होता है, ये हायर टेम्परेचर 30 डिग्री तक में भी हो सकता है, ठीक। यहाँ इन प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन हो सकता है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस अकर्स एंड ऑक्सीजन का, ठीक है, जबकि यहाँ पर फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता। ऑप्टिमम ग्रोथ अकर एट नॉर्मल, ठीक। यहाँ पर दिस साइकिल इज फाउंड इन ऑल क्लाइमेट्स, दिस इज फाउंड इन ट्रॉपिकल कंडीशंस। ना अगर प्लांट का स्ट्रक्चर आप पढ़ेंगे, 2 तरह के प्लांट है, C3 प्लांट एंड C4 प्लांट। C3 प्लांट के मीजोफिल में क्रैंस एनाटॉमी नहीं होता, इनमें क्रैंस एनाटॉमी होता है।
इनका बंडल शीथ में if you remember this, the C3 plant में ऐसे palisade parenchyma and spongy parenchyma है, and this is your bundle sheath. इनमें क्या है? This is your upper epidermis, this is your lower epidermis, this is my bundle sheath, right? And इनका mesophil कैसा है? इनका mesophil is tightly, there is no intercellular spaces. There is no intercellular spaces. ये इसका है, इसका में क्लोरोफिल नहीं होता, no chlorophyll. They have chlorophyll. They have chlorophyll. Chlorenchyma. ठीक है, इसमें देखो ये क्रैंस एनाटॉमी उसमें नहीं है, इसमें क्लोरेनकाइमा है, इसमें नहीं है. इसका मीजोफिल डिफरेंशिएटेड है, इसका मीजोफिल डिफरेंशिएटेड नहीं है. इसका सारा क्लोरोप्लास्ट एक ही तरह का है जिसमें ग्राना एंड स्ट्रोमा है. इसका दो तरह का क्लोरोप्लास्ट है, कुछ में केवल ग्राना है, कुछ में केवल स्ट्रोमा है. ठीक, ये वाले प्लांट्स जो है, दिस वन C3 प्लांट्स, they do photorespiration. C4 plants, they do not do photorespiration. ठीक, they are not C3 plants, they are not tolerant to high temperature and salinity. These plants are adapted to high temperature and salinity. They perform photosynthesis only when the stomata is open. ये केवल जब स्टोमाटा खुला रहता है तो फोटोसिंथेसिस करता है. ये बंद स्टोमाटा में भी कर लेता है क्योंकि इसको कार्बन डाइऑक्साइड मीजोफिल सेल्स सप्लाई कर देते हैं. So with that, finally the C4 cycle comes to an end. I hope you understood it very well. Very quickly I'll summarize this. Plants में C3 cycle is the ultimate cycle जिससे ग्लूकोज बनता है, और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है, दैट इज रुबिस्को. ये रुबिस्को का डुअल नेचर है, कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज. जब तक कार्बोक्सिलेज का काम करता है आई एम हैप्पी. वाई? बिकॉज ये कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करके ग्लूकोज बनाता है. लेकिन जब ऑक्सीजन ज्यादा होता है, टेम्परेचर हाई होता है, CO2 कम होता है, तो ये C2 साइकिल करता है जो हाईली वेस्टफुल प्रोसेस है. C2 साइकिल से कैसे बचा जाए, उसके लिए हमने क्या सोचा कि हाई टेम्परेचर में बंद स्टोमाटा में भी CO2 का कॉन्सेंट्रेशन रुबिस्को के चारों तरफ इतना हाई हो कि वो फोटोसिंथेसिस करता रहे इररिस्पेक्टिव ऑफ टेम्परेचर बीइंग हाई एंड स्टोमाटा बीइंग क्लोज्ड. एंड रुबिस्को को ऑक्सीजन से मिलने नहीं देना है. ऑक्सीजन से नहीं मिलना, लीफ का स्ट्रक्चर चेंज. ठीक है, बंडल शीट में क्या? क्लोरोफिल, mesophil undifferentiated, stomata on either sides, and there is a symplastic connection between mesophil and bundle sheath, right? ये हम कुछ स्ट्रक्चर्स का चेंज किए. हमने बोला दो तरह का क्लोरोप्लास्ट, mesophil का ग्रैनल, बंडल शीट का अग्रैनल. बाहर में होगा लाइट रिएक्शन, अंदर होगा डार्क रिएक्शन, ऑक्सीजन बार बार निकल जाएगा. ये हमने सोचा. चलो इस तरह से दोनों रुबिस्को और ऑक्सीजन मिल तो नहीं रहे, बट रुबिस्को को CO2 का कॉन्सेंट्रेशन कैसे बढ़ाए, तो mesophil का CO2 भेजेंगे. अब CO2 एक गैस है, वो तो बाहर निकल जाएगा स्टोमाटा से, उसको कैसे पकड़कर लाया जाए, तो PP उसको पकड़ता है, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड मैलिक एसिड बनाकर भेजता है. मैलिक एसिड से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर हम फिर पायरुविक एसिड को भेज देते हैं कि PP का 3 कार्बन लौटा देना. ये साइकिल को हम C4 साइकिल कहते हैं, जिससे CO2 कॉन्सेंट्रेट करता है. बट अल्टीमेटली C3 प्लांट हो चाहे C4 प्लांट, ग्लूकोज बनाने का एक ही तरीका है, दैट इज C3 साइकिल. राइट? सो विद दैट आई एम श्योर आपको सब कुछ अच्छे समझ में आ गया. अगर आपको कहीं पे भी लग रहा है कि स्पीड थोड़ा ज्यादा है, आप YouTube में थोड़ा स्पीड एडजस्ट कर लो. ठीक है, नॉर्मल से थोड़ा कम कर लो, 2x कर लो, आप एडजस्ट कर लो ताकि आप इसको समझ सके. अगर लगता है नहीं बहुत बार रिपीट किए मैम, बढ़ा लो, फास्ट कर लो. लेकिन मैंने इतना रिपीट करके इसलिए बताया क्योंकि आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाए. आई एम श्योर आपको समझ में आ गया होगा. अगर प्लीज शो योर ग्रैटिट्यूड बाय pressing that yes like button, put your comments, I really look forward to them कि आपको कैसा लगा. share it with your friends and हमेशा कहती हूँ पढ़ते रहो. अब एक ही टॉपिक बचा हुआ है, फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, जो हम लाएंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में वेरी सून. इसके साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. यस, मेडिकल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसीलिए माय सिंगल एडवाइस, पढ़ते रहो. आपके पास तो ये वीडियो बार बार देखने को है, डाउट्स हमसे पूछो, इंटरेक्ट करो थ्रू योर कमेंट बॉक्स. पढ़ो, मेडिकल में होने से कोई नहीं रोक सकता. सो हियर आई, अगर नए हो तो हाँ सब्सक्राइब जरूर कर लेना. सो हियर आई कंक्लूड बाय सेइंग गुड लक, गुड बाय, पढ़ते रहो.